हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम समता है और बच्चों, क्लास 8th में हम चैप्टर जो है रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस, इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो चुके हैं। मैंने आपको बार बार बोला है कि अगर इसमें भी कॉन्सेप्ट में आपको कोई प्रॉब्लम है तो चैट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं और हैंड रेज के माध्यम से भी पूछ सकते हैं। चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस किस प्रकार के बनते हैं, कैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं और कॉन्सेप्ट के अंदर कौन कौन से क्वेश्चंस बन के निकलते हैं, उनको हम देखेंगे और उनके बारे में चर्चा करेंगे। लेट्स गो टू द स्मार्ट बोर्ड। क्लास 8th में आपका चैप्टर रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस यानी कि किशोरावस्था की ओर। इस चैप्टर में आपके मनुष्यों में, यानी कि चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, वेदर इट इज बॉय और अ गर्ल, उनके शरीर में क्या शारीरिक परिवर्तन आते हैं उनके बारे में चर्चा की हमने। हमने उनके मानसिक परिवर्तन क्या आते हैं उनके बारे में भी चर्चा की। शारीरिक परिवर्तन भी देखे हमने, मानसिक परिवर्तन भी देखे। ठीक है, हमने ऐसे परिवर्तन भी देखे बच्चों आप समझ नहीं पाते हैं, जिसको हम साइकोलॉजिकल चेंजेस कहते हैं। साइकोलॉजिकल चेंजेस कहते हैं यानी कि वो केवल उनके सोचने की जो तरीका है उसमें डिफरेंस लेके आ जाता है। क्या चीज? सोचने के तरीके में डिफरेंस लेके आ जाता है। तो सोचने के तरीके में यदि डिफरेंस आ जाए तो उसको कैसे समझेंगे, कैसे जानेंगे और कैसे आगे बढ़ेंगे। किशोरावस्था की उम्र जो होती है वो एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव है आपके जीवन का। और इस समय 8th क्लास के बच्चे हैं, आप सभी इसी उम्र में हैं और इस उम्र को हम टीन एज कहते हैं। इस उम्र को हम क्या कहते हैं बच्चों? इस उम्र को हम टीन एज कहते हैं। जैसे कि जब कोई बच्चा, छोटा सा बच्चा होता है तो धीरे धीरे उसके शरीर में वृद्धि होती है, शरीर में उसके चेंज होता है ना। तो ये जो वृद्धि है, बिल्कुल भी इसके बारे में अलग से कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। वृद्धि जो इसमें होती है ये एक प्रकार का नेचुरल प्रोसेस होता है। क्या है? ये प्राकृतिक प्रक्रम होता है। और जिस टाइम पीरियड में बॉडीज में ये चेंजेस आते हैं और उन चेंजेस के परिणाम स्वरूप क्या होती है? परिपक्वता आती है, रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी आती है। वो टाइम पीरियड क्या कहलाता है? एडोलेसेंस या किशोरावस्था कहलाता है। चूंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये एक नेचुरल प्रोसेस है, प्राकृतिक प्रक्रम है और बहुत ज्यादा इसके लिए आपको डरने की या इसके बारे में बहुत ज्यादा जिज्ञासु होने की कोई आवश्यकता नहीं। ये एक बहुत नेचुरल प्रोसेस है और नेचुरल प्रोसेस इस तरीके से है जैसे आप अभी जिस उम्र में हैं आपके माता पिता भी उसी उम्र में थे। ठीक है, उन्होंने भी किशोरावस्था को पार किया, उसके बाद वो किशोरावस्था को पार करने के बाद शरीर तैयार हो जाता है माता या पिता बनने के लिए। तो ये प्रोसेस जो है, आप अब ध्यान दें अपने आसपास। आपने अपने दादा दादी को देखा, आपने अपने माता पिता को देखा, आप स्वयं को देख रहे हैं। ठीक है, 3 पीढ़ी तो बच्चे देखते ही हैं। तो आप सबने देखा कि दादा दादी बूढ़े हो चुके हैं, माता पिता अभी यंग एज कहलाएंगे। ठीक है, और आप लोग किस एज में हैं? टीन एज में या किशोरावस्था में हैं। तो जो ये टीन्स की उम्र होती है, ये 13 से 18 वर्ष की आयु तक की होती है, इसीलिए इनको टीनेजर्स भी कहा जाता है ना। हालांकि अब ये जो टीन एज वाली उम्र है ये 2 साल पहले बिफोर 2 इयर्स हो गई है, यानी कि ये 13 से शुरू हुआ करती थी, अब ये 11 पे आ गई है, लेकिन फिर भी इसको हम टीन एज ही कहते हैं। तो टीन एज के दौरान शरीर में अलग अलग तरीके के बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, उसके बारे में बात की थी। ये जो क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में दिखाई पड़ रहा है, इसमें आपको 4 पहेली जैसे क्वेश्चंस दिए थे जिसके 1 वर्ड आंसर करके, और आपको मैंने एक डायग्राम के माध्यम से समझाने की कोशिश की थी कि कहाँ कहाँ पे ये ग्लैंड्स जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं।
ए था कंट्रोल द रिलीज ऑफ सेक्स हार्मोन्स। किसके हाथ में होता है कंट्रोल द रिलीज ऑफ सेक्स हार्मोन्स? ये होता है पिट्यूटरी ग्लैंड के हाथ में। दूसरा, टेस्टिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन बॉयज, यानी कि जो लड़कों में वृषण पाया जाता है, वो जो टेस्टिस होता है वो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए क्या होता है? उत्तरदायी होता है। ठीक है। दूसरा बच्चों, एक ग्रंथि होती है पैनक्रियाज, जिसे हम अग्न्याशय के नाम से जानते हैं। पैनक्रियाज को हम किस नाम से जानते हैं? पैनक्रियाज को हम अग्न्याशय के नाम से जानते हैं, और जिससे डाइजेस्टिव सिस्टम में पैनक्रियाटिक जूस भी सिक्रीट होता है और हार्मोन सिक्रीट होते हैं। तो ये किस काम में? इससे इंसुलिन नाम का हार्मोन बनाने में सहायता मिलती है। तो ये क्या करता है? प्रिवेंट्स डायबिटीज। ये डायबिटीज को प्रिवेंट करने का काम करता है। उसके बाद मेंटेन्स द करेक्ट सॉल्ट बैलेंस इन द ब्लड, यानी कि आपके रुधिर में लवणों की मात्रा को संतुलित करने का काम कौन करता है? वो करती हैं आपकी एड्रीनल ग्लैंड्स, यानी कि एड्रीनल ग्रंथियां। अब इस डायग्राम के माध्यम से आपको मैं समझाने की कोशिश कर रही हूं, आप समझने का प्रयास करें। पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पे प्रेजेंट होती है? लोकेशन आपके शरीर में किस जगह पे कौन सी ग्रंथि मौजूद होती है, उसके बारे में आपको मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ। आपके मस्तिष्क के पास साइड की तरफ पिट्यूटरी ग्लैंड या पीयूष ग्रंथि जो है वो प्रेजेंट होती है। आपके गले के पास स्वर यंत्र के आसपास कहीं थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट होती है, जिससे क्या होता है? थायरॉक्सिन नाम का हार्मोन सिक्रीट होता है। आपके ये जो बीन्स, किडनी बीन्स के आकार की दो आकृतियां दिखाई पड़ रही हैं रेड कलर में, ये आपका किडनीज है। इनके पीछे की साइड में आपको एड्रीनल ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। एड्रीनल ग्लैंड्स इसके पीछे प्रेजेंट होती हैं। एक पत्ती के जैसी संरचना आपको दिखाई पड़ रही है जो लीवर के आसपास होती है, और ये आपका पैनक्रियाज या अग्न्याशय कहलाती है। और इससे पैनक्रियाटिक डाइजेस्टिव जूसेस स्रावित होते हैं, सिक्रीट होते हैं, और पैनक्रियाज से इंसुलिन का सिक्रीशन भी मेंटेन होता है, यानी कि डायबिटीज को प्रिवेंट करने में, डायबिटीज से बचने में पैनक्रियाज जो है वो पैनक्रियाज नाम की ग्लैंड हेल्प करती है। डायबिटीज क्या होता है? जिसको सामान्यतः आप सामान्य तौर पर उसको शुगर की बीमारी के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे दोनों ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को एक ही शरीर में दिखाया गया है। तो राइट हैंड साइड पे आपको दिखाया गया है पोजीशन ऑफ द ओवरी इन द फीमेल, यानी कि राइट हैंड साइड पे फीमेल की ओवरी दिखाई गई है और लेफ्ट हैंड साइड पे टेस्टिस दिखा दिया गया है। तो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड पे ये मेल बॉडी का डायग्राम हो गया, और राइट हैंड साइड पे आपका फीमेल बॉडी का डायग्राम हो गया है। तो ये पीनिस के नीचे की साइड में दो टेस्टिस, मतलब एक जोड़ा टेस्टिस प्रेजेंट होता है, और लेडीज में, गर्ल्स में, मतलब महिलाओं में ओवरी की पोजीशन जो है वो भी एक जोड़ा होती है। वन इज ऑन लेफ्ट साइड एंड वन इज ऑन राइट साइड इन द बॉडी, यानी बॉडी के अंदर। तो अगर ये आपको समझ में आ गया है तो हम अब आगे बढ़ेंगे। ये क्वेश्चन जिसमें आपको टेबुलर फॉर्म में कुछ सर्टेन फूड आइटम्स के बारे में बताया गया है, क्योंकि जो एडोलेसेंट्स होते हैं, जो किशोर होते हैं, उनको अपनी ग्रोथ के लिए प्रॉपर नरिशमेंट चाहिए होता है। तो कौन कौन से फूड आइटम से क्या क्या न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, क्या क्या पोषक तत्व मिलते हैं, कौन कौन से खाद्य पदार्थों से, उसके बारे में बताना है आपको। नेम गिवन बिलो आर सर्टेन फूड आइटम्स रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर नरिशमेंट ऑफ एडोलेसेंट्स। नेम द न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन द फूड आइटम्स एंड राइट देयर फंक्शंस, यानी कि आपको पोषक तत्वों के नाम लिखने हैं जो दिए गए खाद्य पदार्थों में पाए जाते हैं, और उनका शरीर के लिए क्या उपयोग है या शरीर के लिए क्या कार्य है वो भी आपको बताना है। फूड आइटम्स में आपका पल्सेस एंड नट्स, ऑरेंजेस एंड आंवला,
शुगर एंड रोटी, ऑयल्स और वेजिटेबल्स। ठीक है, इसमें आपका फूड आइटम्स में हम सबसे पहले बात करेंगे पल्सेस और नट्स के बारे में। जो पल्सेस और नट्स होते हैं यानी कि जो सभी प्रकार की दालें और नट्स, नट्स में आप बादाम है, अखरोट है, नट का मतलब जो कट करके टूट जाए, मूंगफली है, ये आपका नट्स की कैटेगरी में आते हैं। इसमें क्या चीज, क्या मुख्य पोषक तत्व पाया जाता है उसके बारे में आपको बात करनी है। आप सभी पहले से जानते हैं। देखिए, कोई भी कॉन्सेप्ट बिल्कुल अचानक से इंट्रोड्यूस नहीं होता, उसके बारे में थोड़ा थोड़ा छोटी क्लासेस में भी पढ़ाया जाता है। तो आपको खाद्य पदार्थों के अंदर मिलने वाले पोषक तत्व और उनसे क्या फंक्शंस हैं, उनके क्या कार्य हैं, उनके बारे में आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है। तो रिकॉल करिए, उसको याद करिए। सभी प्रकार की दालों में और नट्स में क्या पाया जाता है बच्चों? सभी प्रकार की दालों में और नट्स में प्रोटीन प्रेजेंट होता है। अलग अलग प्रकार का प्रोटीन प्रेजेंट होता है। जैसे यदि हम दूध की बात करें, आपके इस खाद्य पदार्थ में नहीं दिया हुआ है, लेकिन यदि हम दूध की बात करें, दूध में अलग तरीके का प्रोटीन प्रेजेंट होता है। तो पल्सेस और नट्स जो हैं, इनका जो मुख्य पोषक तत्व है, मेजर न्यूट्रिएंट है, वो प्रोटीन है। अब इनके फंक्शंस क्या हैं, यानी कि इनका कार्य क्या है? ग्रोथ, यानी कि शरीर की ग्रोथ। रिपेयर ऑफ बॉडी सेल्स जो है वो इनका फंक्शन है। ठीक है, उसके बाद फूड आइटम्स जो हैं, ऑरेंजेस एंड आंवला, संतरे और आंवला। ये जो संतरा और आंवला होता है, ये एक प्रकार का फ्रूट है। खाद्य पदार्थ में ये फल हैं। तो इन फलों में क्या चीज पाई जाती है? इन फलों में बच्चों आयरन और विटामिन प्रेजेंट होता है। आप सभी को पता है आंवला जो है वो लौह तत्व का बहुत अच्छा स्रोत है। आंवला जो है वो आयरन का बहुत अच्छा स्रोत है। और ऑरेंजेस यानी संतरों में विटामिन सी जो है वो भरपूर मात्रा में पाई जाती है। और इस दोनों के मिलने से क्या फायदा होता है? यदि शरीर को ये दोनों खाद्य पदार्थ मिलते रहें तो इससे शरीर में लौह तत्व की कमी नहीं होती और शरीर जो है स्वस्थ बना रहता है। तो फंक्शंस में क्या लिखेंगे? फॉर्मेशन ऑफ ब्लड कीप्स द बॉडी हेल्दी, यानी कि ऑरेंजेस और आंवला यदि हम खाते हैं तो पोषक तत्व के रूप में हमें लौह तत्व और विटामिन मिलते हैं। फॉर्मेशन ऑफ ब्लड होता है, कीप्स द बॉडी हेल्दी, यानी कि अगर खून सही तरीके से बनता रहता है और विटामिन सी मिलता रहता है तो हमारा शरीर जो है उसकी प्रतिरक्षा तंत्र, उसका इम्यूनिटी सिस्टम भी मजबूत होता रहता है और इस तरीके से शरीर का कार्य चलता रहता है। शुगर और रोटी, ये खाद्य पदार्थ जो हैं, यदि इनको हम कंसीडर करें कि इनसे हमें क्या पोषक तत्व मिलते हैं, तो इनसे मिलने वाले पोषक तत्वों के बारे में हम बात करेंगे। मिलते हैं बच्चों कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स जो है एक ऐसे प्रकार के पोषक तत्व हैं जो आपके शरीर को ऊर्जा प्रदान करने का काम करते हैं, यानी कि एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो आपका शुगर, रोटी, चावल, ये कुछ ब्रेड, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनमें कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं। शकरकंदी, आलू, ये सारी चीजें हैं जिनमें कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और इससे क्या होता है? इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन क्या है? ये हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करने का काम करते हैं। नेक्स्ट खाद्य पदार्थ में बच्चों आ गया ऑयल्स, यानी कि विभिन्न प्रकार के तेल। ये विभिन्न प्रकार के तेल जो है, ये इनमें मुख्य पोषक तत्व क्या पाया जाता है? इनमें मुख्य पोषक तत्व पाया जाता है फैट्स, जिसे हम हिंदी में वसा के नाम से जानते हैं। और इनका मुख्य कार्य क्या है? ये हमारे शरीर को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, यानी कि ऊर्जा प्रदान करने का काम करते हैं। ऑयल्स के अंदर पाया जाने वाला फैट्स हमें एनर्जी प्रदान करता है, यानी कि हमें ऊर्जा देता है। अब जो ये खाद्य पदार्थ ऑयल्स हैं, ये अलग अलग तरीके के होते हैं बच्चों।
अलग अलग तरीके की, जैसे ऑयल्स में यदि हम नाम लिखने की कोशिश करें, आपको अपने खाने के लिए नारियल का तेल देखा होगा, आपने सरसों का तेल देखा होगा, आपने सूरजमुखी का तेल देखा होगा, आपने मूंगफली का तेल देखा होगा, आपने तिल का तेल देखा होगा, आपने घी भी देखा होगा, आपने रिफाइंड ऑयल भी देखा होगा, यानी कि ऑयल्स जो है, जैतून का तेल भी देखा होगा। तो ये अलग अलग 6-7 तरीके के तो मैंने आपको बताए, ये अलग अलग तरीके के ऑयल्स होते हैं, यानी कि तेल, अलग अलग चीजों से बनने वाला तेल जो है वो, उसके अंदर अलग अलग फैट पाया जाता है ना। कोई तेल ऐसा होता है जिसके अंदर गुड फैट्स पाए जाते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छे होते हैं, और कुछ ऑयल्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर गुड फैट प्रेजेंट नहीं होता है ना। तो इसलिए डॉक्टर्स जो है अलग अलग बीमारी के समय पे, खास तौर पे जब कोई हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है, तो ऑयली फूड बिल्कुल मना कर देते हैं, ताकि कोलेस्ट्रॉल बढ़ने ना पाए और हार्ट अटैक की संभावना कम रहे। तो ऑयल्स ज्यादा मात्रा में यदि ले लिए जाएं तो नुकसानदायी होते हैं, लेकिन अगर ये अगर ये बिल्कुल ही जीरो कर दी जाए तो भी नुकसानदायी होते हैं। इसके बारे में अगर आप रिकॉल करें तो 6th क्लास में आपको बताया गया था, या 7th में भी बताया गया था, अब आप क्लास 8th में हैं, आपको जानना चाहिए कि जो आपके फैट्स होते हैं, जो वाइटामिन्स होते हैं बच्चों, वाइटामिन्स 2 प्रकार के होते हैं। एक तो ऐसे वाइटामिन्स होते हैं जो पानी में घुल करके हमारे शरीर को फायदा पहुंचाते हैं। कुछ वाइटामिन्स ऐसे होते हैं जो पानी में घुलनशील नहीं होते हैं, मतलब पानी के साथ लेने पर वो आपके शरीर को लगते ही नहीं है। जिसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है विटामिन डी। एक अगर अपने दैनिक जीवन में होने वाली किसी एक घटना को याद करें तो कभी कभी आपने क्या देखा होगा, जब आप छोटे थे, ठीक है, या बीच पे, है ना, जब आप छोटे थे तो आपकी मम्मी या आपकी दादी आपके शरीर में ऑयल लगा करके और धूप में आपको ऑयल लगाती थी। इसके पीछे क्या लॉजिक रहा होगा? देखो, हमारी जो भारतीय संस्कृति है, जो भारतीय परंपराएं हैं, उनमें जो चीजें होती हैं ना बच्चों, उसके पीछे कहीं ना कहीं कोई बढ़िया लॉजिक होता है। क्यों? क्योंकि आपको सूर्य की रोशनी से डायरेक्ट क्या मिलता है? विटामिन डी। यानी विटामिन डी नहीं मिलता, मतलब जो सूर्य की रोशनी होती है उसकी उपस्थिति में आपके शरीर में, त्वचा में विटामिन डी बन जाता है। यानी आपके शरीर को विटामिन डी की जरूरत होती है हड्डियों को मजबूत करने के लिए। तो विटामिन डी प्राकृतिक तौर पे आपके शरीर में बना सकता है वो, लेकिन उसके लिए ऑयल का स्किन में प्रेजेंट होना जरूरी होता है। इसलिए आप अगर अपने बचपन को याद करें तो आपको ध्यान आएगा कि आपकी मम्मी धूप में बैठा के आपके शरीर में मालिश करती थी। उसका रीजन क्या था? कि शरीर में विटामिन डी की कमी को पूरा किया जा सके। आज का समय ऐसा है, ये चीज नहीं हो पाती है, इसीलिए अधिकतर बच्चों में विटामिन डी की क्या हो जाती है बच्चों? कमी हो जाती है। तो इस तरह से आपने जाना कि विटामिन्स जो हैं 2 प्रकार के होते हैं, एक तो पानी में घुलनशील और एक वसा में घुलनशील। तो बात हो रही थी कि ऑयल से आपको मेजर न्यूट्रिएंट के रूप में वसा मिलती है। अगर ये वसा हमारे शरीर में बिल्कुल ना जाए तो क्या होगा? अगर ये वसा हमारे शरीर में बिल्कुल ना जाए तो हमारे शरीर में उन विटामिन्स को एब्जॉर्ब करने की क्षमता कम हो जाएगी जो वसा में घुलनशील होते हैं। अब बात क्लियर समझ में आई कि मैं क्या कह रही थी, कि फैट्स का ज्यादा होना भी नुकसानदायी है, लेकिन फैट्स का ना होना भी नुकसानदायी है। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है वेजिटेबल्स। तो फूड आइटम्स के रूप में, खाद्य पदार्थ के रूप में यदि हम सब्जियों की बात करें तो सब्जियों में मुख्य पोषक तत्व के रूप में क्या पाया जाता है? विटामिन्स और मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। विटामिन्स में आप सभी को पता है कि विटामिन ए, बी, सी, डी और विटामिन के, अलग अलग तरीके के विटामिन्स होते हैं जो अलग अलग सब्जियों में पाए जाते हैं। और मुख्यतः सब्जियों में विटामिन्स पाए जाते हैं और कुछ मिनरल्स भी आपकी सब्जियों में
पाए जाते हैं और फ्रूट्स में भी विटामिन और मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये हमारे शरीर को स्वस्थ और रोग मुक्त रखने में योगदान करते हैं। यानी अगर हमारे शरीर को बीमारियों से बचाना है और उनको स्वस्थ रखना है तो हमें एक संतुलित आहार लेना चाहिए। यानी कि एक छोटा सा फॉर्मूला है कि जो भी थाली हम खाते हैं उस थाली में कलरफुल चीजें प्रेजेंट होनी चाहिए। जितने ज्यादा कलर्स, यानी इसका मतलब ये नहीं है कि रंग डाल दो किसी चीज में। कलरफुल का मतलब कि आपकी थाली में ऐसे खाद्य पदार्थ होने चाहिए जिसमें लाल रंग भी शामिल हो, जैसे टमाटर, गाजर, जिसमें हरा रंग भी शामिल हो, जैसे पालक या सेम की सब्जी या बीन्स, उसमें आपका सफेद रंग भी शामिल होना चाहिए, जैसे चावल, रोटी या ब्रेड, उसमें पीला रंग भी शामिल होना चाहिए, जैसे कि हल्दी, दाल, मसाले, है ना। तो ये जब इस तरीके से सैलेड भी शामिल होना चाहिए जिसमें फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। तो जब हम संतुलित आहार लेते हैं तो किसी भी प्रकार का कोई भी रोग जो है वो हमारे शरीर में नहीं होने पाता है और हम स्वस्थ रहते हैं। और स्वस्थ रहते हैं, हमारा प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत होता है, इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग रहता है, तो हम रोगों से लड़ने में सक्षम होते हैं, इसीलिए हम बीमार भी कम होते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे ज्यादा बीमार होते हैं, कुछ बच्चे बहुत कम बीमार होते हैं। उसके रीजन केवल यही है, दिखने में बच्चा पतला हो या मोटा हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर बच्चे के शरीर के अंदर इम्यूनिटी सिस्टम उसका स्ट्रांग है तो हम रोगों से लड़ने में जीत हासिल कर लेते हैं और हम रोग मुक्त रहते हैं, है ना। पिछले 2 साल में जो परिस्थितियां आई, उन परिस्थितियों के बाद सभी बच्चों को, इवन छोटे बच्चों को भी इम्यूनिटी सिस्टम के बारे में पता है कि कौन सा विटामिन खाने पर हम अपनी प्रतिरक्षा तंत्र की ताकत को बढ़ा सकते हैं, है ना। तो ये एक क्वेश्चन है, सभी बच्चे सोच के बताएंगे कि विटामिन, कौन सा विटामिन लेने पे हमारा इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेम द हार्मोन which would be released during the following situations। यानी कि जब हम चैप्टर पढ़ रहे हैं किशोरावस्था की ओर, तो इस चैप्टर में अध्याय 10 में आपको कुछ ऐसे हार्मोन्स के बारे में बताया गया जो रिलीज होते हैं शरीर से। अब निम्नलिखित परिस्थितियों में कौन कौन सा हार्मोन रिलीज होगा उसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, अ फ्राइटेंड पर्सन, यदि कोई व्यक्ति क्या है, फ्राइटेंड है, तो उसको कौन सा हार्मोन उस टाइम पे हमारे शरीर में रिलीज होता है, उस टाइम पे एड्रेनालिन नाम का हार्मोन रिलीज होता है। एड्रेनालिन, द हार्मोन विच वुड बी रिलीज्ड व्हेन अ पर्सन इज फ्राइटेंड। दूसरा, ग्रोथ ऑफ अ चाइल्ड टू एडल्ट, यानी कि किसी भी बच्चे का बच्चे से वयस्क के रूप में वृद्धि होते समय कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, या कौन सा हार्मोन बच्चे से वयस्क में जो चेंजेस आते हैं उसके लिए उत्तरदायी होता है ना। जैसे अगर कोई लड़की है या कोई लड़का है, तो जब लड़का है वो ग्रोथ करेगा तब वो कैसा हो जाएगा, अपने पापा के जैसा हो जाएगा। तो ग्रोथ हार्मोन उत्तरदायी होता है किसके लिए, किसी बच्चे की ग्रोथ के लिए, जिससे चाइल्ड जो है वो वयस्क में बदल जाए या एडल्ट के रूप में सामने आए। तो कौन सा हार्मोन रिलीज होता है उस परिस्थिति में, ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है। दूसरा, डेवलपमेंट ऑफ कैटरपिलर टू मोथ, कैटरपिलर से मोथ के डेवलपमेंट के लिए कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, उस हार्मोन का नाम है इंसेक्ट हार्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ कैटरपिलर टू मोथ। इसको आप नोट कर सकते हैं। उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ टैडपोल टू फ्रॉग, यानी कि टैडपोल से मेढक बनते समय जो कायांतरण की प्रक्रिया होती है, जो मेटामॉर्फोसिस की प्रोसेस होती है, उसमें कौन सा हार्मोन होना जरूरी है, थायरॉक्सिन हार्मोन का सिक्रीशन होना जरूरी है, जिससे टैडपोल जो है वो मेढक के रूप में या फ्रॉग के रूप में बदल जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, नंबर्स की हम बात नहीं करेंगे, चर्चा होगी जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं
In human females, each time during maturation and release of egg, the inner walls of uterus thickens. Is this thickening permanent? Give reasons. ये पूछा जा रहा है कि मनुष्यों में जो फीमेल्स होती हैं उनमें क्या हर टाइम पे मैचुरेशन और रिलीज ऑफ एग होता है तो इनर वॉल जो यूटरस की है वो मोटी हो जाती है, क्या ये थिकनिंग परमानेंट होती है? तो इसके बारे में आपको कारण बताना है, तो उसके बारे में समझेंगे। थिकनिंग ऑफ यूटरस वॉल इज नॉट परमानेंट। जो थिकनिंग होती है गर्भाशय की दीवार की, मोटा हो जाने वाली जो प्रोसेस होती है, ये परमानेंट नहीं होती। अपॉन फर्टिलाइजेशन जाइगोट स्टार्ट्स डेवलपिंग एंड गेट्स एम्बेडेड इन द यूटरस वॉल। यदि फर्टिलाइजेशन हो, यदि निषेचन की प्रक्रिया हो, यानी कि यदि कोई महिला यदि गर्भवती हो, तो उस समय पे यूटरस वॉल के अंदर एम्ब्रियो क्या होता है, अपने आप को फिक्स कर लेता है और इसके बाद ही वो प्रेगनेंसी के रूप में सामने आता है या गर्भावस्था के रूप में सामने आता है। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी नो मोर और एग्स आर रिलीज्ड, थिकेंड यूटरिन लाइनिंग इज रिलीज्ड आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द बेबी। यानी 9 मंथ्स तक तो वो जो थिकनिंग है वॉल की वो रहती है और उसके बाद क्या होती है, शेड ऑफ हो जाती है। और यदि फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस ना हो तो हर माह ये थिकनिंग जो है वो शेड ऑफ होती है और इसको आप मेंस्ट्रुअल साइकिल के नाम से जानते हैं। बच्चों, आज की क्लास में किशोरावस्था की ओर, रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस, इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर्स के बारे में हमने चर्चा की। आज के सेशन में इतना ही। आज के सेशन से जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। कहीं कोई समस्या होने पर आप चैट के माध्यम से या हैंड रेज के माध्यम से पूछ सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही। अगले सेशन में हम फिर कुछ और अच्छा सोचेंगे और नया करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।